नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा मेटलर्जी के अंदर बेसिक प्रोसेसेस, धातु कर्म यानी कि आधारभूत प्रक्रम। किस तरीके से ओर्स से मेटल को रिफाइन किया जाता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे आज दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। मेटल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर अमंग द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन नेचर। बात की जाए आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं। आयरन विच इज़ फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लोहा जो कि संसार के बहुत ज़्यादा हिस्सों में पाया जाता है, वाज कंसिडर्ड ए रेयर एंड प्रीशियस मेटल इन एंशिएंट टाइम। इसको प्राचीन समय में एक रेयर धातु माना जाता था, यानी कि ये सोने से भी ज़्यादा महंगा होता था प्राचीन समय में। थ्रू आउट द एजेस, समय गुजरते गए, आयरन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टील, आयरन को स्टील में तब्दील कर दिया गया। एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ आवर मोर वर्सेटाइल मेटल, और आज की डेट में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहु उपयोगी मेटल यानी कि पदार्थ जो है ये बना हुआ है। ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट मेड टुडे सर्टेन सम स्टील और वाज मैन्युफैक्चर्ड बाई टूल मेड ऑफ स्टील, यानी कि जो हम घरों में भी जो बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, तो आज की डेट में जो स्टील की जो चीज़ें बनी हुई हैं ये सब स्टील या स्टील के एलॉय से बनते हैं, टूल स्टील वगैरह। स्टील कैन बी मेड हार्ड एनफ टू कट गिलास, स्टील को इतना हार्ड बनाया जा सकता है कि वो गिलास को भी काट दे। पीलिएबल यानी कि फ्लेक्सिबल एज द स्टील इन ए पेपर क्लिप, जो पेपर क्लिप होती है उसकी तरह उसको फ्लेक्सिबल भी बनाया जा सकता है। फ्लेक्सिबल एज स्टील इन स्प्रिंग्स, और इतनी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है जैसे कि स्प्रिंग्स के अंदर होती है। और स्ट्रॉन्ग एनफ टू विदस्टैंड इनॉर्मस स्ट्रेस, और इतनी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा तनाव को झेल सके। मेटल्स में भी शेप्ड इन सेवरल वेज, मेटल्स जो है अलग अलग आकारों में इनको ढाला जाता है। कास्टिंग की जाती है, फोर्जिंग की जाती है, रोलिंग की जाती है, बेंडिंग की जाती है, ड्राइंग, फॉर्मिंग, कटिंग एंड जॉइनिंग। ये प्रोसेसेस हैं दोस्तों। इन प्रोसेसेस को आगे डिटेल में आप पढ़ोगे, तो इसलिए इन चीज़ों पर आपने पहले भी इनके ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि। तो आगे चलते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस की बात की जाए तो ठौर ठिकाना, यानी कि ये कहाँ पाई जाती है। ऑकरेंस का मतलब ठौर ठिकाना, मतलब कि ये जो मेटल्स जो होते हैं या ओर्स जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती है। द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, जो अर्थ क्रस्ट है हमारी यानी कि भूर पट्टी, ये सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स हमारा सबसे बड़ा स्रोत है मेटल्स का। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ईटीसी। जो सी वाटर होता है, समुद्री जल जो होता है, उसके अंदर भी कुछ सोल्यूबल साल्ट होते हैं जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं। द एलिमेंट और कंपाउंड विच ओकर नेचुरली इन अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स, यानी कि वे तत्व जो प्रकृति में नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। एट सम मिनरल्स मीन्स खनिज, एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी मिनरल्स के अंदर किसी एक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है उसमें से फिर हम उस मेटल को इरेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं उसको। तो ये जो हमारा उसको फिर हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ओर्स और मिनरल्स के बारे में जानते हो और ज़्यादा दोस्तों। मिनरल्स क्या बताया हमने, द एलिमेंट और कंपाउंड यानी कि तत्व या यौगिक विच ओकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं भूपट्टी के अंदर, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। ये देखिए एक फिगर दिखा रखी है, अपोफाइलाइट, ये पोटेशियम कैल्शियम फ्लोराइड सिलिकेट मिनरल है, रिसेंटली डिस्कवर्ड इन पूना इंडिया। इसको भारत में अभी पूना के अंदर जो अभी इसको रिसर्च किया गया हाल ही में। तो ये अपोफाइलाइट ये आपकी मिनरल्स है। ओर्स की बात की जाए तो मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल, यानी कि वह मिनरल्स जिसके अंदर किसी मेटल की बहुत ज़्यादा मात्रा हो। एंड द मेटल कैन बी प्रोबेबली पोर्टेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और मेटल को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सके, निकाला जा सके। सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो ऐसे प्रकार के मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। साइड में देखिए ये पिक्चर दिखा रखी है, ये आपकी आयरन पायराइट ओर्स है। और देखिए इस आयरन पायराइट ओर्स के बाद इसमें से आयरन निकालने के बाद देखो ये सिक्के वगैरह भी जो है इससे बनाए जाते हैं, कॉइन वगैरह जो बनते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉइन वगैरह क्या बनता है, किससे क्या बनता है, इसकी डिटेल हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो आगे दोस्तों बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स।
बात करते हैं दोस्तों कि मेटल्स की ओर्स से मेटल को किस तरीके से निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है, किस तरीके से उसका निष्कर्षण किया जाता है। वी हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में पीछे पढ़ा था, यहाँ भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। हैविंग दिस नॉलेज, इस नॉलेज को रखते हुए वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो हम ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मेटल को उसकी ओर्स से किस तरीके से अलग किया जा सकता है। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। कुछ उनके यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे जो मेटल दिखाएं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन ए फ्री स्टेट। ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये चार तत्व जो हैं, सबसे पहले गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर, ये प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। इनमें से कॉपर और सिल्वर ऐसे हैं जो अपने ऑक्साइड्स और या सल्फाइड ओर्स के साथ भी पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। अब दोस्तों ये आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है रिलेटेड मेटलर्जी से रिलेटेड। ऊपर देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आसानी से फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते और ना ही इनका आसानी से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, जिंक, आयरन, पीवी, लेड, सीयू, कॉपर, एचजी, मरकरी, ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। ऑकर एज सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट, यानी कि सल्फाइड, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन, कार्बन के जरिए इनको रिडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि सोना और चांदी। ऑकर्स इन नेटिव फ्री स्टेट, ये प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए अब मेटल की ओर से मेटल को किस तरीके से इरेक्ट किया जा सकता है ये हम आगे जानते हैं। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर मेटल हैं जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आर वेरी रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। ये प्रकृति में फ्री एलिमेंट के रूप में नहीं पाए जाते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, और जो मिडिल में पाए जाते हैं जेडन, जिंक है, आयरन है, लेड है, ईटीसी, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ये ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, अधिकतर जो ओर्स होती हैं वो मेटल्स की ऑक्साइड्स होती हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज ए वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ, और ये प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा अबंडेंट का मतलब ऑक्सीजन कम मात्रा में है, फिर भी जो है लेकिन ये जो है रिएक्शन तेज़ी से करता है। थस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, इसलिए रिएक्टिविटी के बेस पर वी कैन ग्रुप द एलिमेंट इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज: मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो इसको तीन पार्टों में इस तरीके से डिवाइड किया गया है दोस्तों। अब बात की जाए, देखो ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, लाइन डायग्राम, कि उसकी ओर्स से मेटल को किस तरीके से रिफाइन किया जाता है। तो स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, जब ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो कौन कौन से स्टेप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होती है, उससे मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ रिएक्टिविटी लो रिएक्टिविटी। तो हाई की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर्स, प्योर मेटल तैयार हो जाता है उससे। और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी की बात करें तो सल्फाइड्स ओर्स जो होती हैं उनको रोस्टिंग करके मेटल को रिफाइन कर लेते हैं। और जो मीडियम वाले होते हैं उसकी कार्बोनेट ओर्स को कैल्सिनेशन के जरिए, और जो उसकी सल्फाइड्स ओर है उनको रोस्टिंग के जरिए, यानी कि सिनेवार वगैरह जो होती हैं या ZnCO3 कार्बोनेट्स और जो हैं इनसे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के जरिए ऑक्साइड्स को अलग कर लेते हैं मेटल से, फिर रिडक्शन टू मेटल और फिर प्योरीफिकेशन कर लेते हैं मेटल का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं स्टेप 1, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि किस ओर्स के अंदर किस एलिमेंट की मात्रा ज़्यादा है। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, जो आपकी जो ओर्स जो होती हैं, अयस्क जो होते हैं
इनको पृथ्वी से खदानों से निकाला जाता है। आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड ईटीसी कॉल्ड गैंग। इनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ घुली हुई होती हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई, सैंड हो गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले जो इसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं इनको दूर करना पड़ता है। The processes used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical और chemical properties of the gangue and the ores। अभी डिपेंड करता है कि गैंग्स की और ओर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बेस पर ही इनको रिमूव किया जाता है। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। अब इनको अलग अलग करने की जो विधियाँ हैं या प्रक्रम हैं उनके बारे में आइए दोस्तों जानते हैं आगे। स्टेप 2 में बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल जो होते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जिनकी रिएक्टिविटी जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। तो मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मीट बाई हीटिंग एलोन। इनको केवल गर्म करके ही जो है इनको इनके ऑक्साइड से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनेवार HgS इज एन ओर ऑफ मरकरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, 8वीं में पूछ लेते हैं, 10वीं में भी और ITI के अंदर भी, कि आपका जो सिनेवार जो है ये क्या है, तो मरकरी का ओर्स है, या मरकरी के एक ओर्स का नाम बताइए, तो क्या लिखेंगे आप, सिनेवार। इज व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब इसको हवा में हीट करते हैं, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है HgO में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग, और फिर इसको दोबारा से गर्म करके इससे हम जो है मरकरी को प्राप्त कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन की बात की जाए तो 2HgS ये सॉलिड अवस्था में है और 3O2 गैस है। हीट किया तो 2HO सॉलिड अलग निकल गया और 2H2O गैस अलग निकल गई। फिर हमने 2HgO को फिर हमने दोबारा से हीट किया, इससे 2Hg लिक्विड बन गया और O2 गैस जो है बाहर निकल गई। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाई जस्ट हीटिंग इन एयर। इसी तरीके से जो Cu2S कॉपर सल्फाइड जो पाया जाता है उसको भी हम जो है उसकी ओर से आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन दोस्तों नीचे देखो, 2Cu2S प्लस 3O2 गैस और हीट किया तो 2Cu2OS सॉलिड बन गया और 2SO2 गैस निकल गई। उसके बाद फिर हमने 2Cu2O को Cu2S, ये दोस्तों यहाँ ये नहीं आएगा, सॉरी, हाँ, Cu2S के साथ गर्म कर दिया, हीट किया तो Cus अलग निकल गया और SO2 गैस जो है अलग निकल गई। तो ये दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो लो रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं उनको कैसे करते हैं ये हमने आपको बता दिया है। तो आगे जानते हैं दोस्तों, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो मिडिल में पाए जाते हैं, द मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। जो मिडिल में पाए जाते हैं वो आपका लोहा है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये जो थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, ना ही ज़्यादा होते हैं ना ही कम होते हैं, मध्यम प्रकार के होते हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एट सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में। इट इज़ इजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इनकी ऑक्साइड से मेटल को अलग करना आसान है एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के मुकाबले, यानी कि ऑक्साइड से आसान होता है निकालना और सल्फाइड्स और कार्बोनेट से मुश्किल होता है। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन, इसलिए रिडक्शन से पहले द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। इसलिए सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स वाली जितनी भी ओर्स होती हैं उनको सबसे पहले हम मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। मतलब बहुत ज़्यादा हवा की उपस्थिति में उसको हम गर्म करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, इसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। और जो कार्बोनेट ओर होती हैं उनको हम जो है एक प्रयुक्त वायु के अंदर उसको जो है हम हीट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिलेशन, इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सट्रैक्शन मेटल्स जो मिडिल रिएक्टिविटी के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैंसिलेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी सोन एज फॉलोज। अब जो रोस्टिंग के टाइम पर रिएक्शन होती है और कैंसिलेशन के टाइम पे जो रिएक्शंस होती हैं वो देखो दोस्तों, 2ZnS सॉलिड में है और 3O2 गैस हीट की है इसको हमने,
तो 2ZnO सॉलिड बन गया और 2H2O गैस बाहर निकल गई। कैंसिलेशन में क्या किया, ZnCO3 है, इसको गर्म किया तो ZnOS अलग बन गया और CO2 गैस अलग निकल गई। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू द कोरस्पॉन्डिंग मेटल बाई यूजिंग सुटेबल रिडक्शन एजेंट सच एज कार्बन। फिर कार्बन जैसे एजेंट्स को मिला करके उसकी ओर से हम उसको मेटल को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, यानी कि जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, इट इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक, इससे मेटेलिक जिंक तैयार हो जाता है। रिएक्शन नीचे दिखा रखे दोस्तों, ZnO सॉलिड है, C कार्बन के साथ इसको सॉलिड के साथ गर्म किया, Zn सॉलिड अलग बन गया और कार्बन जो है यानी कि CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। आगे बात करते हैं दोस्तों, ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ऑल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस। अब जो इसके कंपाउंड से जो हम इसको अलग करते हैं, इसको हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं इसको भी। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन यानी कि कोक की जगह हम टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स से इसको अलग करने के लिए समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आपको दोस्तों आगे बताएंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो हम पढ़ेंगे किसी और क्लास में। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे कैन डिस्प्लेसेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, क्योंकि जो लोअर रिएक्टिविटी वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये उनको उसकी ओर से अलग कर देते हैं मेटल से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ गर्म करते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है, 3MnO2 सॉलिड होता है, 4Al सॉलिड को मिलाकर के हीट किया तो 3Mn लिक्विड बन गया और 2Al2O3 सॉलिड बन गया और हीट निकल गई। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट, यानी कि इसके अंदर इतनी गर्मी होती है कि जो मेटल जो तैयार होता है, बन के जो निकलता है, वो द्रव अवस्था में होता है, मतलब पिघला हुआ होता है। इनफैक्ट वास्तव में द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड, जो आयरन थर्ड की जो रिएक्शन होती है, ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स जो हैं वो इसके ऑक्साइड्स Fe2O3 विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। अब आयरन थर्ड की ऑक्साइड की जब भी ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं, अलॉय बनाते हैं, तो उससे क्या है, जो रेलवे जॉइंट ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए क्रैक्स मशीन पार्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्मिट रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। Fe2O3 सॉलिड प्लस में 2Al सॉलिड क्रिया करके Fe लिक्विड बन गया और Al2O3 सॉलिड बन गया और हीट जो है बाहर निकल गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर है उनकी बात करते हैं। द मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज की टॉप की तरफ को है, द मेटल हाईली अप इन रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। ये इतने वो रिएक्टिव होते हैं कि इनको हीटिंग करके आसानी से कार्बन के साथ नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, यानी जो कार्बन जो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को अलग नहीं कर सकता टू द रेस्पेक्टिव मेटल्स। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि ये जो मेटल्स जो हैं इनका जो प्यार की बात की जाएगी, मतलब इनका जो मोह माया है वो जो है ऑक्सीजन की बजाय कार्बन की तरफ जो है, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है देन कार्बन के मुकाबले, मतलब ये जो है कार्बन से कंपेयर करते हैं, ऑक्सीजन से ज़्यादा करते हैं। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के जरिए अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। इसलिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए मोल्टन क्लोराइड से इनको अलग करते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, जो मेटल होता है वो कैथोड पर जमा हो जाता है। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, वेरेज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, और जो क्लोरीन होती हुई है वो एनोड पर आ जाती है। द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। द रिएक्शंस आर क्या होती है, एट कैथोड देखो N प्लस E इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो Na बच जाता है। एट एनोड पर 2Cl माइनस Cl2 बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है, अलग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, थर्ड स्टेप था इसका हमारा
रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को रिफाइन किस तरीके से करते हैं। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाई वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर, मतलब जो बाकी प्रोसेस से जो मेटल प्राप्त होते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज, उनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल, उनमें से प्योर मेटल को निकालने के लिए द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो सबसे ज़्यादा जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों आज की डेट में वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, मैनी मेटल्स, बहुत सारे तत्व जैसे कि सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, इनको सबको इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, मतलब जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड का काम करता है। एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड, और जो प्योर मेटल जो होता है उसकी जो थिन होती है वो कैथोड का काम करती है। थिन मतलब जो स्ट्रिप्स जो होती है थिन पतली सी, वो उसमें कैथोड का काम करती है। ए सॉल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और एक मेटल साल्ट का सॉल्यूशन उसके अंदर सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जो द एपरेटस इज सेटअप एज सोन इन फिगर, अब किस तरीके से फिगर तैयार करते हैं ये आपको दिखाते हैं दोस्तों आगे। ये फिगर दिखा रखा है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा करंट पास करने से द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो प्योर मेटल जो होता है एनोड पर वो डिजोल्व हो जाता है। एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, और प्योर मेटल के बराबर जो अमाउंट जो होती है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट ऑन द कैथोड, और कैथोड पर जमा होना ही शुरू हो जाती है। द सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो सॉल्यूशन में चली जाती हैं। वेयर एज द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम, और जो अघुलनशील इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं बॉटम में। द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड, एनोड की तरफ, और उनको क्या बोलते हैं, उसको एनोड मड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय एनोड मड, तो क्या लिखेंगे, द इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। ये आपका फिगर दिखा रखा है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है। तो द इलेक्ट्रोलाइट इज एन सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन होता है। द एनोड इज इम्प्योर कॉपर, एनोड इम्प्योर कॉपर होती है। वेयर इज द कैथोड इज ए स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, और जो कैथोड होती है वो प्योर स्ट्रिप होती है कॉपर की। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट पास थ्रू करते हैं इसके अंदर से गुजारते हैं, प्योर कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड, तो प्योर कॉपर जो होता है वो कैथोड पर जमा हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है दोस्तों। आगे कुछ वर्ड की बात करते हैं, डेफिनेशंस की, टर्मिनोलॉजी की, इससे क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। 10th में ही पूछ लेते हैं, 8th में भी, सॉरी 8th में, 10th में, और आपका ITI वगैरह में, कि व्हाट इज गैंग। ओर्स आर यूजुअली कंटिमिनेटेड विद लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, ETC आर कॉल्ड गैंग। यानी कि जो ओर्स जो होती हैं उनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ घुली होती हैं, जैसे कि मिट्टी होगी, रेत हो गया, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाई हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जब बहुत ज़्यादा हवा की वायु की उपस्थिति में हम सल्फाइड्स ओर को गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, इसी को हम रोस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि 2ZnS है और 3O2 के साथ इसको हीट किया तो 2ZnO प्लस 2H2O गैस निकल गई। नेक्स्ट होता है कैल्सिनेशन, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स, जो कार्बोनेट्स होती हैं उनको ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, मतलब बहुत स्ट्रांगली गर्म करते हैं लेकिन लिमिटेड एयर के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। ZnCO3 और हीट किया तो ZnO प्लस CO2 बच गया। नेक्स्ट होता है रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स में तब्दील करते हैं बाय यूजिंग रिडक्शन एजेंट लाइक कार्बन। जैसे कि ZnO था, प्लस में कार्बन के साथ इसको गर्म किया तो Zn अलग बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। दोस्तों ये था हमारा मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में, मेटलर्जी के बारे में, कि इसके बेसिक्स जो हैं हमारे प्रोसेसेस वो क्या हैं वो हमने आपको बता दिए। अब दोस्तों कोरोजन, अब मेटल जो होता है, मेटल में कोरोजन यानी कि लोहा जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जंग लगता है, आपने देखा होगा। तो थोड़ा सा कोरोजन की बात करते हैं क्योंकि कोरोजन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 10th में भी और 8th में भी और ITI में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो जानते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है दोस्तों जंग लगना। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम, जो चांदी के जो बर्तन होते हैं वो कुछ दिन बाद, जो चांदी के जो मतलब आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ दिन बाद काले पड़ जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर, रीजन क्या है, क्योंकि वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं इन द एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड।
तो इससे सिल्वर सल्फाइड कोटिंग बनती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं उन पर ब्लैक कलर की जो है कोटिंग से हो जाती है, ब्लैक हो जाते हैं, क्यों? तो क्या बताओगे? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर, क्योंकि सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है इन द एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जिससे सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बनती है। कॉपर रिएक्ट्स विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन ए ग्रीन कोट। इसी तरीके से जो कॉपर होती है वो भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्रिया करती है धीरे धीरे, और जो है उस पर ग्रीन कोट जम जाता है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक जो मैं तरीके से जो जमा है इसको हम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे। सेम इसी तरीके से आयरन जो लोहा है, व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ए ब्राउनिश फ्लेस्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट और कोरोजन। जब लोहे को कुछ समय के लिए खुलने में छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से उस पर क्या होता है, एक परत सी बन जाती है ब्राउनी फ्लेस्की, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट या कोरोजन बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग आ गया। सिल्वर का कैसे होता है, कॉपर का कैसे होता है, आयरन का कैसे होता है, तीनों पे जंग कैसे कैसे लगता है। अब प्रिवेंटेशन दोस्तों कि इनको किस तरीके से रोका जा सकता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग। जो हमारी रस्टिंग होती है उसको हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, और मेकिंग एलॉय बना करके। हमारे घरों में जब होली दिवाली वगैरह पे जब सफ़ेदी वगैरह होती है तो जो लोहे के गेट होते हैं उन पर भी हम कलर करते हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। गैल्वेनाइजिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजिंग ये होता है कि लोहे को और स्टील को जंग लगने से बचाना बाई कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर जीवन मतलब जिंक की जो कोटिंग जो है टूट भी जाए, बीच में से क्रैक भी हो जाए, तब भी जो है वो उसकी सेफ्टी करते रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एलॉय की। एलॉय से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलॉय इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करने के लिए एलॉइंग बहुत जरूरी है। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज कैन बी गेट बाय दिस मेथड। इस मेथड के जरिए हम अपने इच्छानुसार प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। आयरन जो लोहा है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, बट इट इज़ नेवर यूज इन इट्स प्योर स्टेट। लेकिन हम इसको प्योर स्टेट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजीली व्हेन हॉट। लोहा जो होता है, शुद्ध लोहा जो होता है, बहुत मुलायम होता है, इसको आसानी से हम स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। बट इफ इट इज मिक्सड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लेकिन यदि हम इसके अंदर कार्बन की कुछ मात्रा मिला दें, लगभग 0.05%, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है कठिन और मजबूत हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकिल एंड क्रोमियम, और जब आयरन के साथ निकिल और क्रोमियम मिलाते हैं, वी गेट स्टेनलेस स्टील। तो उससे क्या बनती है? स्टेनलेस स्टील। तो क्वेश्चन आता है कि स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है? तो जब हम आयरन के अंदर निकिल और क्रोमियम मिला देते हैं तो उससे स्टेनलेस स्टील बनती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पक्का। व्हाट इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट? जो क्या है? विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो कि हार्ड होती है और उस पर जंग नहीं लगता है। इनफैक्ट वास्तव में द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस एडिड में बी ए मेटल और नॉन मेटल। यानी कि किसी मेटल की प्रॉपर्टी में हम तब्दीली तभी ला सकते हैं, बदलाव तभी ला सकते हैं जब उसके अंदर कुछ एलॉय मिला दिए जाएं, अन्य पदार्थ मिला दिए जाएं। वो मेटल भी हो सकता है आपका और नॉन मेटल भी हो सकता है। अब एलॉय को जानते हैं दोस्तों। एलॉय की डेफिनेशन कई बार आ चुकी है, इसको ध्यान से देना और ध्यान देना इस पर, और अच्छे तरीके से सुनना, क्योंकि एलॉय की डेफिनेशन जरूर आती है। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। यानी कि 2 और 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, या मेटल नॉन मेटल का। इट इज प्रिपेयर्ड बाई फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। सबसे पहले तो हम प्राइमरी मेटल को पिघलाते हैं, एंड देन डिजोल्विंग द अदर मेटल, और उसके बाद में जो है फिर दूसरा मेटल जिसकी मात्रा कम डालनी होती है उसको उसके अंदर घोल देते हैं। इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब एक उचित अनुपात के अंदर। इट इज देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, और फिर इसको हम जो है रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्योर गोल्ड की। प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। इज वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है। इट इज देयरफॉर, इसलिए नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए जो है बिल्कुल भी जो है हमारा लाभप्रद नहीं है। इट इज अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, इसलिए इसको हार्ड करने के लिए इसके अंदर कॉपर या सिल्वर यानी कि चांदी मिलाई जाती है। जनरली इन इंडिया, भारत के अंदर 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स।
जो भारत के अंदर जितने भी आभूषण बनते हैं वो सब 22 कैरेट्स के होते हैं। इट मीन्स दैट 20 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर, यानी कि 24 हिस्से में से 22 हिस्से लेते हैं हम सोने के और 2 हिस्से लेते हैं हम या तो कॉपर का या फिर सिल्वर का। तो उससे हमारा क्या बनता है, फिर गोल्ड के आभूषण बनते हैं। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, यदि एक मेटल मरकरी हो, देन द एलॉय इज नोन एज एन अमलगम, उसको फिर हम क्या बोलते हैं, अमलगम। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इससे भी आता है 100%, व्हाट डू मीन बाई अमलगम। यदि मरकरी के साथ किसी भी पदार्थ को मिला दिया जाए तो अमलगम बन जाता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। जो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो प्योर मेटल से ये कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एक एलॉय है, Cu एंड Zn। इससे क्वेश्चन कई बार आता है घुमा फिरा करके, DRDO के अंदर, इसरो के अंदर और 10-12 में तो पूछे जाते हैं कि जो आपका कॉपर है वो किस, मतलब जो आपका ब्रास है किस किस का एलॉय है। तो इसके लिए सिंपल तरीका याद रखने का, पिताजी, P फॉर पीतल, T फॉर तांबा और J फॉर जिंक, G फॉर जिंक। तो G से जिंक हो गया, पिताजी से पीतल, ब्रास, कॉपर, तांबा। तो ये याद रखोगे तो 2 दिए होंगे, तीसरे को पूछ लेगा। एंड ब्रोंज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, और जो ब्रोंज है वो कॉपर और टिन का एलॉय है, Cu एंड Sn आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। वेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जबकि कॉपर जो है क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, सोल्डर जो है लेड और टिन का एलॉय है। हैज़ एन लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों कॉपर, ब्रोंज, ब्रास और ये आपका जो अभी बताया सोल्डर, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है कि सोल्डर के किस किस से मिलकर बना, ब्रोंज किस किस से मिलकर बना, या ब्रास किस किस से मिलकर बना, या अमलगम किस किस से मिलकर बनता है। इनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान देना इसको और अच्छे तरीके से याद कर लेना। आगे थोड़ा दोस्तों एक अद्भुत घटना की बात करते हैं। देखिए ये आप कुतुब मीनार कभी गए हों तो वहां पर आपने देखा होगा कि स्तंभ खड़ा हुआ है जिसको आयरन पिलर बोलते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार के अंदर है ये। इसकी क्या खासियत है, द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स एगो बाय द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो आयरन वर्कर्स थे, लोहकर्मी थे, उनके द्वारा 1600 साल पहले इसको कुतुब मीनार के पास जो इसको बनाया गया था। दे हैड डेवलप्ड ए प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जिससे आयरन को जो है जंग लगने से रोका जा सकता है। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंट, इसकी क्वालिटी की वजह से इट हैज़ बीन एग्जामाइंड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जितने भी साइंटिस्ट हैं सब ने इसको जानने की कोशिश करी कि भाई इसकी किस चीज़ से बना हुआ है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं जान पाए। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई, ये 8 मीटर तो ऊंचा है, एंड 60 टन यानी कि 60,000 किलो इसका वजन है। तो दोस्तों ये आपको जो है बताया था इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ कि पिग आयरन ओर से पिग आयरन कैसे बनता है, पिग आयरन से फिर कास्ट आयरन कैसे बनता है, आगे स्टील वगैरह, रोट आयरन वगैरह आगे की वीडियो में फिर जानेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।